गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 में आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज तक हम कर चुके थे। सेकंड एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है आज वो है रिलेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, जिसमें था हमारे पास अबाउट द सेट। सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट्स, ये चीजें थी। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने रिलेशन और फंक्शन हमारा चैप्टर था, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट है उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे की जाती है। ठीक है, अब हम उससे अगला टॉपिक करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कराया था उसमें रिलेशन के लिए बताया था। रिलेशन क्या होता है, यानी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई एक सबसेट जो है वो रिलेशन होता है। नॉर्मली जो है वो रिलेशन किसी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास इसमें आता है एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, set A is given as set A is 1 2 3 4 up to 14. This is the set A and define a relation R from A to A by relation है R। A to A का मतलब R के अंदर जो एलिमेंट होगा उसका डोमेन भी सेट A में से होगा और डोमेन भी सेट A में से, such that 3x minus y equals to 0 where x and y belongs to the set A, where x and y belongs to the set A. Write down its domain, codomain and range. क्या लिखा इसने, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू, ये लिखा इसने रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A से A तक। मींस डोमेन सेट का जो एलिमेंट होगा वो भी सेट A में से ही होगा और कोडोमेन का जो एलिमेंट होगा वो भी सेट A में से होगा। दिस इज द डोमेन सेट, दिस इज कोडोमेन सेट। ओके, डोमेन सेट का एलिमेंट भी सेट A में से होगा, कोडोमेन भी A में से। ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, दो सेट हमारे पास सेट A और सेट B मान लो। ठीक है, सेट A है और सेट B। रिलेशन लिखा है फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम A टू B ऐसे लिखा है। ठीक है, तो डोमेन सेट आपका A होगा, कोडोमेन आपका B होगा, रेंज क्या होगा, इसमें से जो जो आंसर्स आएंगे इसके सेट A में से कोई भी वैल्यू पुट अप करने पर B में से जो जो आंसर आते हैं वो इसकी रेंज बनते हैं। पॉसिबल आंसर जो है वो रेंज बनते हैं। अब इसमें इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, X मींस डोमेन सेट का कोई एलिमेंट होगा। डोमेन सेट में से इसने लिखा था फ्रॉम A टू A, मतलब डोमेन भी A और कोडोमेन भी A होगा। चलो, डोमेन सेट क्या होगा हमारे पास, जो हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वो डोमेन सेट में आती जाएगी। x की वैल्यू मान लो हम 1 पुट अप करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पुट अप करके देखो। x की वैल्यू 3 into 1 minus y is equals to 0. On simplify we find y is equals to 3. x की वैल्यू हम 2 पुट अप करेंगे तो y कितना आएगा, 3 into 2 minus y is equals to 0. On simplify we find y is equals to 6. सिमिलरली x को 3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 9। x को 4 पुट अप करेंगे तो y कितना आएगा 12। x को 5 पुट अप करेंगे तो y कितना आएगा 15। बट रिलेशन क्या डिफाइन था, रिलेशन डिफाइन था फ्रॉम सेट A टू सेट A। डोमेन का जो एलिमेंट है वो सेट A में से होना चाहिए और रेंज का, कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो भी सेट A में से ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका जो पॉसिबल आंसर वो सेट A में से ही होना चाहिए। y की जो वैल्यू है वो पॉसिबल आंसर, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की आती जाएगी, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू अपने पास डोमेन एलिमेंट है, ये रेंज एलिमेंट है। रेंज का आंसर किस में से होना चाहिए, इसने डिफाइन किया था A टू A, तो डोमेन सेट का आंसर ये होगा। डोमेन सेट की वैल्यू, डोमेन सेट में से जो एलिमेंट होंगे वो A में से होने चाहिए और रेंज जो है वो सेट A में से ही रेंज होनी चाहिए। मतलब रेंज का आंसर, रेंज की वैल्यू सेट A से बाहर नहीं हो सकती। सेट A इसमें दिया था 1 से 14 तक, इसका मतलब y की वैल्यू 1 से 14 तक हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती। बट यहाँ पे y की वैल्यू 15 आ रही है जो कि सेट A में नहीं है, इसलिए ये वैल्यू नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो जब हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, व्हेन वी पुट 1 वी फाइंड 3, व्हेन वी पुट 2 वी फाइंड 6। 3 पुट अप करते हैं तो 9 आता है, 4 पुट अप करते हैं तो 12 आता है, ये बनता है ना।
So what is our domain set? Domain set is all the first element of the ordered pairs. Ordered pairs के जो पहले एलिमेंट है वो सारे डोमेन सेट में आएंगे 1 2 3 and 4. Okay, then the range set is range is all the second element of the ordered pair, means 3 6 9 and 12. And what is the codomain set? कोडोमेन सेट होगा जो रिलेशन इसने डिफाइन किया था कहां से कहां तक, इसने रिलेशन डिफाइन किया था फ्रॉम ए टू ए। तो डोमेन क्या होगी, ए में से जो जो वैल्यू पुट अप की गई है, जो जो सेटिस्फाई करती है वो डोमेन हो जाएगा। 1 2 3 4 सेटिस्फाई करता था, ठीक है। रेंज क्या होगा, एक्स की वैल्यू पुट करने पर वाई के जो जो पॉसिबल आंसर है वो रेंज होगा। और कोडोमेन क्या होगा, ये वाला जो सेट है कंप्लीट सेट, दिस कंप्लीट सेट इज कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन क्या होगा, सेट ए मींस 1 से 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 up to 14, दिस इज द कोडोमेन सेट। ये पूरा का पूरा सेट है कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। मैं इसको एक और तरीके से दिखाता हूं आपको, एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। लेट दिस इज द सेट ए, लेट दिस इज द सेट बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट है 2 5 6 8 7 8 9, इस तरह से, ठीक है। सो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये है मान लो आपका रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या, मान लो हम इसको ये पेयर अप करते हैं, 3 को 6 से कर दिया, 4 को 8 से कर दिया, ये पेयर अप कर दिया, ठीक है। देन व्हाट इज द डोमेन सेट, डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन इस रिलेशन के लिए जो डोमेन है, डोमेन फॉर दिस रिलेशन इज 1 3 and 4, ये डोमेन हो जाएगा। डोमेन इज 1 3 4, कोडोमेन इज 2 6, सॉरी रेंज इज 2 6 and 8, दिस इज द रेंज। x की जो जो वैल्यू पुट अप करने पर हमारे पास y की जो वैल्यू आती है वो रेंज, x की जो वैल्यू पुट की है वो डोमेन, 1 2 and 4, 1 3 और 4 वैल्यू पुट की है, 1 3 4 पुट अप करने पर ये आंसर आएगा। तो डोमेन क्या होगा 1 3 4 और रेंज क्या होगा 2 6 और 8। कोडोमेन क्या होगा, ये पूरा सेट इसका कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। कोडोमेन इज दिस कंप्लीट सेट 2 5 6 7 8 9, ये होगा कोडोमेन सेट। रेंज क्या होगा 2 6 4 8 रेंज, और डोमेन क्या होगा 1 3 4, दिस इज ओके। तो ये था आपका डोमेन और रेंज के बारे में। ये तो तब था जब रोस्टर फॉर्म में दे रखा है आपके पास, ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट अलग अलग दे रखे हैं, आप सिंपली देख के आराम से लिख सकते हो। बट अगर क्वेश्चन आपका रोस्टर फॉर्म में नहीं आता है तो डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया या फॉर्मूला फॉर्म में आ गया, तो उसके लिए डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे। अभी देखो इसमें आगे, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए लिखा है y is x plus 5 where x is natural number less than 4। रिलेशन क्या लिखा है, x and y such that y equal to x plus 5, जहां पे x और y कैसे नंबर लिखे इसने, x is natural number या less than 4 और x नेचुरल नंबर है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। और क्या लिखा है, y और x दोनों नेचुरल होने चाहिए, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, मतलब ये डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना इसको क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की आती जाएगी। x की वैल्यू कहां पुट करनी है, नेचुरल नंबर पुट करनी है, लेस देन 4, 4 से लेस, यानी कि 1 2 3 पुट करनी है। वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू 1, y कितना आएगा 6, 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 2 + 5 7, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा। ये बन गया आपका रिलेशन। डोमेन क्या बन गया इसका 1 2 3, रेंज क्या बन गया इसका 6 7 8, और कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन y किस तरह का नंबर है, नेचुरल नंबर, सो कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, वो बन जाएगा कोडोमेन। ओके, y जिस सेट से बिलोंग करता है वो कोडोमेन होता है, कोडोमेन इज ऑल नेचुरल नंबर। और रेंज क्या होगा इसका 6 7 8 रेंज होगा, और डोमेन 1 2 3, ये बन जाएगा। सिमिलरली आगे चलते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप से रखा है। A सेट है 1 2 3 5, D सेट इज 4 6 9, डिफाइन द रिलेशन R फ्रॉम A to B गिवन बाय x y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड नंबर। तो आपको वो छाट करके लिखना है जिनका डिफरेंस ओड नंबर है, बिल्कुल इजी हो जाएगा।
एक और देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 इज A is the set given as 1 2 3 4 6 exercise 2.2 question number 5 A set is 1 2 3 4 6 and relation is defined as A and B such that A and B both are from the set A और B की वैल्यू सेट A में से होनी चाहिए, कि 1 2 3 4 6 भी हो सकती है। और आगे क्या लिखा है, B is exactly divisible by A। B जो है वो A से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी कि B को जब हम A से डिवाइड करेंगे तो आंसर एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये मतलब हो गया। ठीक है, तो लिखते जाओ इसमें A और B की वैल्यू। मान लो हम A की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 किस किस को डिवाइड करता है ये देख लो। 1 डिवाइड करेगा 1 को, 1 डिवाइड करेगा 2 को, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को, 1 6 को। 1 तो सबको डिवाइड करता है ना। अब देखते हैं A की वैल्यू 2 लेने पर 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा तो 2 को, 2 3 को डिवाइड नहीं करता तो नहीं आएगा। 2 डिवाइड करता है 4 को और 2 डिवाइड करता है 6 को। उसके बाद 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा एक तो 3 को और फिर 6 को। उसके बाद इसमें से 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा सिर्फ 4 को। 4 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से डिवाइड करेंगे 6 को तो डेसिमल में आएगा 1.5, कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 6 से डिवाइड करेगा 6 को, तो ये हो गए कंप्लीट ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब इसकी डोमेन बता सकते हैं। डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 6, ये डोमेन होगी। रेंज क्या बनेगी, 1 2 3 4 6 रेंज आ जाएगी। और कोडोमेन क्या है, B जो था वो A सेट में से था तो A सेट पूरा कोडोमेन हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद इसमें देखो नेक्स्ट जो आता है अपने पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ रिलेशंस, लेट A इज द सेट XYZ एंड B इज द सेट 1 and 2। A सेट गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। A is the set XYZ and B is the set 1 and 2। ये दो सेट रखे A और B। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। A से B तक कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक सेट से दूसरे सेट तक नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे किसी भी गिवन सिचुएशन में, ये हमने देखना है। तो जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था तब मैंने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका ही सबसेट जो है वो रिलेशन होता है। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन बन सकते हैं, है ना। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जितने उसके सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होंगे, है ना। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे अपने पास, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना बनेगा, पहले तो ये देखो कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होंगे, तो उसके कितने सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट के लिए फार्मूला बताया था इसका, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने बताए थे, 2 पावर n यानी कि 2 पावर 6 ये बने थे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने सबसेट बनेंगे और जितने सबसेट बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर 6। शॉर्ट में लिखना चाहो तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड सेट, 2 पावर 6 हो जाएगा। क्या याद रखना, ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद रखना। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, 2 पावर m मल्टीप्लाई n। m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी गिवन सिचुएशन के लिए किसी भी दो सेट्स हैं उनके बीच अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना चाहते हैं तो कितने बनेंगे, 2 पावर m into n। n is the number of element in the first set जो कि 3 है, n is the number of element in the second set जो 2 है, तो 2 power 3 into 2 2 power 6, ये बन जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। आफ्टर दैट
अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में क्या आता है अपने पास, फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, इसमें हमने किया रिलेशन, 2.1 में हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2.2 में हमने किया रिलेशन, 2.3 में अब आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या है, रिलेशंस में से ही कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो फंक्शंस होते हैं और कुछ फंक्शंस नहीं होते। जैसे कि आप सिंपल वे में ले सकते हो, जैसे रियल नंबर होता है, रियल नंबर में से कुछ ऐसे होते हैं जो रैशनल होते हैं और कुछ रैशनल नहीं होते, ऐसा ही है ना। ठीक है, रियल नंबर तो सबको कहेंगे, रैशनल को भी कहेंगे, इरेशनल को भी, दोनों रियल नंबर होंगे, लेकिन कुछ रैशनल होते हैं, कुछ रैशनल नहीं होते। इसी तरह रिलेशंस, रिलेशंस में से कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन बन जाते हैं और कुछ फंक्शन नहीं बन पाते। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, कौन से रिलेशंस फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशंस फंक्शन नहीं होते, अब हम वो देखते हैं। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, एक सेट ए लिया था और एक सेट लिया था हमने बी, है ना। मैं उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, समझने में आपको इजी रहेगा। सेट ए और बी दो सेट लेते हैं, थोड़े से कम नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे हम इसमें। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। वी हैव 1 2 3 4 ये एलिमेंट है और इसमें अपने पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब कोई भी एक रिलेशन कब फंक्शन बनता है, उसकी मेन दो कंडीशन। पहली कंडीशन, उसका जो डोमेन सेट है, उस डोमेन सेट के लिए कोई ना कोई एक रिलेशन जरूर होना चाहिए कोडोमेन में, यानी कि इसकी कोई ना कोई इमेज जरूर बननी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डोमेन सेट के एलिमेंट जब इसके साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये इमेज कहलाते हैं और इसके लिए ये प्री इमेज कहलाती है। जैसे मान लो मैंने बना दिया, ये बना दिया एक, ठीक है। अब 2 की इमेज क्या है 4 और 4 की प्री इमेज क्या होगा 2। ओके, तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। डोमेन सेट में जो भी एलिमेंट है सबके लिए कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए वो डोमेन सेट में। ठीक है, यहाँ ये सेट जो है, ये रिलेशन जो एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज नहीं है, 3 की नहीं है, 4 की नहीं है, सबकी इमेज होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। चलो मान लो हम इसके लिए एक पेयर बना भी देते हैं, ये बना देता हूं, ये एक फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, क्योंकि डोमेन सेट में सबकी इमेज है। ठीक है, अभी इसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, अभी भी सबकी इमेज है, ध्यान से देखो, डोमेन में अभी भी सबकी इमेज है, लेकिन अब ये फंक्शन नहीं होगा। अब ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होता है, फर्स्ट कंडीशन इज every element of the domain must have an image in codomain। डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। दूसरी कंडीशन क्या है, every element must have only single image in codomain। डोमेन सेट के जो एलिमेंट है उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। अगर एक से ज्यादा इमेज बनेगी तो भी फंक्शन नहीं होगा। यहां देखो, इस 1 की दो इमेज बन रही है ना, 1 की इमेज 1 भी बन रहा है और 1 की इमेज 2 भी बन रहा है, दो इमेज है और दो इमेज होगी, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए मेन सिर्फ यही दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव एन इमेज इन कोडोमेन एंड इट मस्ट हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन सेट में सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एक से कम भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज ना हो तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं अभी बात कर रहा हूं तो फंक्शन है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया, नाउ इट इज नॉट ए फंक्शन, अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें और ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज है ही नहीं, है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। चलो मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, क्या अब ये एक फंक्शन होगा? अभी थोड़ा सा डाउट की सिचुएशन बनती है, कोई डाउट नहीं करना, तो कोई संशय नहीं रखना, बिल्कुल सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, ओनली डोमेन सेट, कोडोमेन की तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन है या नहीं ये देखने के लिए सिर्फ डोमेन पे देखना है। आपको देखना 1 के लिए इमेज है, यस, कितनी इमेज है, सिंगल। 2 के लिए यस इमेज है, सिंगल इमेज है इसके लिए भी। 3 के लिए इमेज है, सिंगल इमेज है। 4 के लिए इमेज है और सिंगल इमेज, सबकी इमेज है और सिंगल इमेज है, यस इट इज ए फंक्शन। ठीक है, डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए, देन इट इज ए फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है। अगर किसी की एक से ज्यादा इमेज बनती है तो भी फंक्शन नहीं है
और किसी की इमेज नहीं बन पाती है तो भी फंक्शन है, ठीक है। हाँ, 4 डोमेन वाले किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है, जैसे 5 है, इसकी दो प्री इमेज है, 3 भी है और 4 भी है, यानी कि x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा, 4 पुट करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंक्शन होने की मेन कंडीशन सिर्फ आपको डोमेन सेट पे ही ध्यान रखना है। डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई पॉसिबल आंसर होना चाहिए और सिंगल आंसर होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, देन इट इज ए फंक्शन। तो ये था आपके पास फंक्शन होने की कंडीशंस, कोई भी एक रिलेशन कब फंक्शन बन जाता है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन होगा, अगर नहीं करेगा तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से एग्जांपल दे रखे हैं, हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे कि एक सेट इसने लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 1 5 1 देन 8 1 देन 11 1 देन 14 1 देन 17 1, ये है राइट द फॉलोइंग एज अ फंक्शन। ये फंक्शन है या नहीं, गिव रीजन। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। ये बताने क्या ये एक फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन होने के लिए क्या करना, हमने डोमेन सेट पे देखना है। वैसे ही कोई सेट तो दे ही नहीं रखा था तो वो तो हम पता लगा ही नहीं सकते कि कोई खाली है या नहीं। हाँ, बस इसमें ये देखना है कि किसी की एक से ज्यादा इमेज तो नहीं है। 2 के लिए सिंगल इमेज है, 5 के लिए भी एक है, 8 के लिए 11 14 17। ओनली डोमेन एलिमेंट पे ध्यान देना है। डोमेन एलिमेंट सारे सिंगल टाइम यूज है ना, मतलब सबकी सिंगल इमेज है, किसी की भी एक से ज्यादा इमेज नहीं है। so yes it is a function, ये एक फंक्शन है। और फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इज 2 5 8 11 14 17 एंड व्हाट इज द रेंज, रेंज इज 1, सबका आंसर 1 आ रहा है तो रेंज हो जाएगी इसकी 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट है इसमें 2 1 4 2 6 3 8 2 10 5 12 6 14 7, ये है, ये भी एक फंक्शन होगा। थर्ड पार्ट है 1 3 1 5 एंड 2 5, ये बताना है इज इट ए फंक्शन और नॉट। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों, 1 के लिए भी कोई इमेज 3 है और 5 1 के लिए इमेज 5 भी है, सिंगल एलिमेंट की दो बार इमेज बन रही है, 1 के लिए इमेज यहां भी बन रही है और यहां भी, है ना, एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही है। डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बट इसमें डोमेन सेट का एलिमेंट 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें तो क्या था, हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखे थे, एलिमेंट दे रखे थे, हम डायरेक्ट इसमें से देखते थे और बता देते थे, बट इनकी डोमेन और रेंज निकालना बिल्कुल इजी है। जैसे इसकी डोमेन क्या है 2 5 8 11 14 17 और रेंज क्या है 1, है ना। रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं रेंज क्या है और डोमेन क्या है, बट अगर आपके पास क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में नहीं है, फंक्शन अगर फॉर्मूले की फॉर्म में दे रखा है तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। दो तीन चीजें हैं जिन पे स्पेशली आपको फोकस करना है, वो क्या है। क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। Second question is, first part है इसका, फंक्शन fx is equals to मॉड्यूलस ऑफ x, जिसकी हमने बतानी है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको मेनली दो ही चीजों पे फोकस करना है। डोमेन निकालने के लिए दो चीजों पे फोकस करना है। क्या है वो दो चीजें, पहली चीज, अगर फंक्शन, पहला तो ये था कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में नहीं है, फॉर्मूले की फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन जो है आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, इस तरह से कोई फंक्शंस की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, डोमेन निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें देखेंगे, कौन सी, गिवन फंक्शन अंडर द रूट तो नहीं है, रूट में तो नहीं है, यानी कि उसकी पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है। दूसरा चीज, वो फंक्शन कहीं डिनोमिनेटर में तो नहीं है, फंक्शन फ्रैक्शन में तो नहीं है, अगर वेरिएबल डिवाइड में आता है तो, और रूट में आता है तो, दो चीजों पे ध्यान रखना है, अदरवाइज ऑल रियल नंबर होती है। एक तीसरा फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ठीक है, बट आपके यहाँ कोई भी लॉगरिथम का क्वेश्चन यूज नहीं है, मेनली दो ही चीजों पे ध्यान देना है, फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, यानी कि 1/2 1/3 1/4 इस तरह से, यानी कि रूट में तो नहीं है, फर्स्ट रूट सेकंड रूट थर्ड रूट फोर्थ रूट इस तरह से। दूसरा, फंक्शन आपका फ्रैक्शन में तो नहीं है, यानी कि डिवाइड में,
1/x 1/x स्क्वायर 1/2x माइनस 3 इस टाइप से फंक्शन। डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो नहीं है। तीसरी चीज लॉगरिथमिक फंक्शन में तो नहीं है x, हालांकि लॉगरिथमिक का कोई क्वेश्चन नहीं था आपके यहाँ, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है x कैन नॉट बी नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसके ओनली पॉजिटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए। पॉजिटिव मतलब 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, डोमेन ये बन जाएगी। और रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो रेंज इसकी ऑल रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। x नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इसका जो फाइनल आंसर होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मींस रेंज इज ऑल रियल नंबर बट डोमेन इज ओनली द पॉजिटिव नंबर्स। अगर फ्रैक्शन में आता है योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ठीक है, ये फंक्शन कहने का मतलब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया, डिनोमिनेटर 0 बन गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। 1/0 2/0 ऐसा बन गया है ना, डिवाइड में 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और डिफाइंड नहीं होगा तो उसकी डोमेन भी नहीं निकाल सकते। इसलिए डोमेन फाइंड करने के लिए फंक्शन को डिफाइंड करना जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता अगर डिनोमिनेटर 0 हो। मींस अगर आपका फंक्शन फ्रैक्शन में आता है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन रूट में आता है, रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए फाइंड नहीं किया जाता, सो वी विल फाइंड इट ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, सो इट विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। रूट के अंदर जो भी टर्म है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अबाउट टू फाइंड द डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए हमें किन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखते हैं डोमेन निकालनी कैसे। ये फंक्शन देखो, क्या ये फंक्शन रूट में है? आई थिंक रूट में नहीं है ना, फ्रैक्शन में भी नहीं है, लॉगरिथमिक भी नहीं है, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो नॉर्मली जनरली ऐसे केस में आपका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर बन जाएगी। इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, आप फ्रैक्शन में पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। तो डोमेन तो क्या बन जाएगी इसकी? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। क्यों? बिकॉज इट इज डिफाइंड, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन ऑल रियल नंबर। अब बारी आती है इसकी रेंज की। रेंज क्या हो सकती है इसकी? रेंज मींस पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन कैसा मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कौन सा होता है? मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप कुछ भी पुटअप करोगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे, मॉडुलस साइन को हटाओगे, इट्स आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। जैसे आपके पास मान लो -3 है, इट्स मॉडुलस विल बी +3, -2.5 है, इट्स मॉडुलस विल बी +2.5, if we have +1.5, its modulus will be +1.5, means value of the function will be always positive। मॉडुलस फंक्शन में अगर कोई टर्म आपके पास आती है, उसका आंसर जो है न्यूमेरिकली जो है वो पॉजिटिव होगा आपका आंसर। ओके, सो दिस इज व्हाई मॉडुलस फंक्शन है तो इस फंक्शन का आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और रेंज क्या होती है? जो पॉसिबल आंसर है, और इसके पॉसिबल आंसर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस 0 टू इनफाइनाइट, 0 भी हो सकता है और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए ये रेंज बन गई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो रूट में आता है, तो रूट ऑफ 9 - x², हमारे पास एक फंक्शन है, सेकंड पार्ट इसका, द फंक्शन fx इज रूट ऑफ 9 - x²। अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे? टू फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? द फंक्शन शुड बी ऑलवेज, मैंने क्या बताया था, हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। ये डिफाइंड कब होगा? फंक्शन fx इज डिफाइंड। ये टर्म डिफाइंड कब होगी? दो ही चीजों पे याद रखना है, फ्रैक्शन में तो नहीं है, रूट में तो नहीं है। यहाँ पे फंक्शन रूट में आ गया, और रूट में हो तो डिफाइंड कब होगा? जब रूट के अंदर जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो if 9 - x² is positive means greater than or equal to 0, it cannot be negative or it cannot be less than 0। okay, now अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें x² को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ।
एंड फॉर दैट टेकिंग माइनस कॉमन आउट, माइनस कॉमन लेने पर ये साइन इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का क्या बन जाएगा लेस देन। ओके, अब इसके बना लेते हैं फैक्टर, x minus 3 into x plus 3 it is less than equals to 0। x के दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, नेगेटिव है। दो मेथड बताऊंगा मैं इसको सोल्व करने के, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव कब हो सकती है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा दो केस में, यानी कि x minus 3 is less than 0 and x plus 3 is greater than or equal to 0, greater than 0 या equal to 0 की दृष्टि। दूसरा केस क्या हो सकता है, x minus 3 is positive and x plus 3 is negative। तो यहां से क्या होगा, x minus 3 is less than 0 means x is less than equal to 3 and यहां से क्या होगा, x is greater than equal to -3, x की वैल्यू -3 से ज्यादा और +3 से कम, -3 से ज्यादा और +3 से कम मतलब -3 से +3 के बीच हो, ये हो सकता है। दूसरा, और या फिर क्या हो सकता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन +3 एंड x की वैल्यू लेस देन -3, x की ऐसी वैल्यू जो +3 से ज्यादा और -3 से कम हो। आई थिंक ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जो +3 से ज्यादा और -3 से कम हो। ये नंबर लाइन है, ये -3 है, ये +3। अब ऐसी वैल्यू सोच के जाओ, बताओ जो इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ होती है, ऐसी कोई वैल्यू बता सकते हैं। ऐड मतलब इंटरसेक्शन कॉमन होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज रिजेक्टेड, ये चीज रिजेक्ट हो गई। फिर से रिपीट करो, यहां से देखो x लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 था, -3 से ग्रेटर और +3 से लेस था, इसके बीच कॉमन, ये सारी वैल्यूज इसके बीच कॉमन है ना। ये देखो -3 से ज्यादा +3 से कम, ये भी सारी वैल्यूज इसमें तो कॉमन था, इसलिए हमने क्या किया, इनके बीच की वैल्यू ले ली। बट इस पोर्शन में -3 से लेस और +3 से ग्रेटर में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए ये पोर्शन रिजेक्ट हो गया। सो इट्स डोमेन इज फ्रॉम -3 टू +3, डोमेन क्या बन जाएगी, -3 से +3 बन जाएगी। इसी को लिखने का अब मैं एक और डायरेक्ट मेथड बताता हूं आपको। डायरेक्ट क्या है, आपकी ये जो दो फैक्टर्स बने हैं -3 और +3, x minus 3 into x plus 3 less than equals to 0। जब भी यहाँ पे दो फैक्टर्स बनते हैं और लेस देन का साइन, लेस देन के साथ इक्वल टू हो या ना हो कोई बात नहीं, लेस देन का साइन हो, 0 से लेस देन हो, तो इसके जो दो फैक्टर्स बने क्या क्या बनेंगे, -3 और +3 यही बनेंगे ना। आंसर हमेशा इनके बीच का आएगा, आंसर विल बी ऑलवेज स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर से ग्रेटर तक। साथ में इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, मान लो इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन है, तो ओपन इंटरवल बन जाएगा, बस दैट्स इट। ओके, ये बन जाएगा। इसी सिचुएशन में अब मान लो लेट अस सपोज हमारे पास इसमें लेस देन नहीं, हमारे पास था ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो ये आती सिचुएशन, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, यानी पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव लेके चलेंगे या तो दोनों नेगेटिव, तो एक केस यहां से निकले एक यहां से, और उन दोनों का यूनियन हो जाएगा, वो आंसर होगा। मैं डायरेक्ट वाला बता रहा हूं, अगर ग्रेटर देन आता है तो डायरेक्ट में क्या करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर -3 से +3 के बीच नहीं हो सकता। अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 आता है, ध्यान रहे इनके बीच नहीं हो सकता, इनके बीच नहीं हो सकता मींस इनसे बाहर होगा, इनसे बाहर होगा तो क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर आंसर बना देंगे, बट इनके बीच की वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बी रिमूव। अब ये बन जाएगा केस, अगर यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू आता है तो इसका आंसर इन दोनों वैल्यूज के बीच में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना बस, और इनके बीच में नहीं हो सकता तो इनके बीच की जो आंसर है वो हटा देंगे हमने, हटा देंगे मतलब we will subtract them, we will remove them from all real number, रियल नंबर में से हमने रिमूव कर दिया क्या, ये नंबर्स। अब इसमें एक चीज स्पेशल बनती है, वो क्या है, यहाँ पे इंटरवल कौन सा हुआ, क्लोज या ओपन, है ना। जब हम लेस देन इक्वल टू लेके चले थे तो अगर इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल लेते थे और इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल लेते थे, यही था ना।
अब क्योंकि हम इसको रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा। अगर इक्वल टू है तो ओपन, इक्वल टू नहीं है तो क्लोज्ड। याद रखोगे, क्योंकि इसको माइनस किया गया है, रिमूव किया गया है, हटाया गया है, तो उल्टा बन जाएगा केस। बस स्पेशल यही चीज थी इसमें थी। तो ये थी इसकी फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अभी इसका रेंज क्या करना है, जैसे डोमेन कैसे वही प्रोसेस रेंज का है, बस थोड़ा सा चेंज है। रेंज कैसे निकालेंगे, लेट दिस इज y इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर। वी फाइंड x इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर अंडर द रूट। तो जो प्रोसेस हमने डोमेन में किया था सेम वही प्रोसेस रेंज में होगा, है ना। सेम वही सिचुएशन, देखो x की जगह y आ गया, बस यही सिचुएशन सारा सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर इसमें क्या आएगा, यहाँ x की वैल्यू -3 से +3 थी, तो इसमें y की वैल्यू -3 से +3 आएगी। बस एक चेंज है, क्या, क्योंकि y क्या है, y इज अंडर द रूट, टर्म रूट के अंदर है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। बस तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से 3, नेगेटिव पोर्शन को हटा देंगे बस, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो रेंज इज फ्रॉम 0 टू 3। ये तो ये डोमेन और रेंज के बारे में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय सर। ओके। बाय।